आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वजीर दाखिला अमित शाह मध्य प्रदेश के नीमच में CRPF डे परेड तकरीब में हुए शामिल। बहादुर शहीदों को पेश किया खराज अकीदत। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी होगी समाअत। उबूरी हुक्म जारी करने पर होगा गौर। कानून के खिलाफ हुए तशद्दुद पर अदालत ने तशवीश का किया इजहार। मुर्शिदाबाद तशद्दुद के बाद सियासत हुई तेज। बीजेपी ने ममता हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। DGP की मुतासरीन से मुलाकात पर उठाए सवाल। BSF मरकजी फोर्सेस की मौजूदगी में अमन की बहाली के रूट मार्च जारी। पटना में आज अजीम इत्तेहाद की मीटिंग। बिहार इंतखाबात के लिए वजीर आला के चेहरे, हिकमत अमली और सीट की तकसीम पर होगा तबादला ख्याल। तेजस्वी का दावा, मजबूत है इत्तेहाद। अमेरिका से तारकीन वतन को मुल्क बदर करने के मामले में तौहीन अदालत का मामले ने पकड़ा जोर। वहीं टैरिफ वॉर, अमेरिकी स्टॉक मार्केट में हलचल। S&P और नास्डैक में जबरदस्त गिरावट। फेडरल रिजर्व ने कहा सुस्त हो सकती है अमेरिकी इक्तिसादी तरक्की। और आइए अब तफसील से डालते हैं खबरों पर नजर। अमेरिका और चीन के दरमियान टैरिफ की जंग ने अमेरिकी स्टॉक मार्केट में हलचल मचा दी है। बुध को अमेरिकी स्टॉक्स में जबरदस्त कमी देखी गई। एनवीडिया ने चीन को अपनी चिप के बरामदात पर नई अमेरिकी पाबंदियों से भारी डिवाइसेस के बारे में खबरदार किया। और फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल ने कहा कि ऐसा लगता है कि अमेरिकी इक्तिसादी तरक्की सुस्त हो रही है। इसके बाद बाजार गिर गया। पावेल ने शिकागो में कहा कि तवक्को से ज्यादा टैरिफ का मतलब मुमकिना तौर पर ज्यादा अफराती ज़र और सुस्त नमू होगा। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन के बयान ने स्टॉक में मजीद फरोख्त को बढ़ावा दिया, जो एनवीडिया और दीगर चिप मेकर्स के हिस्सों में तेजी से गिरावट की वजह से पहले ही दबाव में थे। डाउ जोन्स जो 699 पॉइंट से ज्यादा गिरा, जबकि S&P 500 और नेस्डैक कंपोजिट में 516 पॉइंट्स की कमी दर्ज हुई। माली साल 2024-25 में भारत के खुर्दा अफराती ज़र कम होकर 4.6% तक रह गई है। ये साल 2018 के बाद सबसे कम है। वजारत खजाना ने कहा कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जरिए मापा जाने वाले अफराती ज़र मार्च 2025 में कम होकर 3.34% रह जाएगी। ये फरवरी 2025 के मुकाबले में 27-20 पॉइंट कम है। अगस्त 2019 के बाद ये सबसे कम माहाना महंगाई की शरह है। ये हुसूलयाबी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरक्की की हामी मालियाती पॉलिसी को उजागर करती है, जिसने कीमतों में इस्तेहकाम के साथ इक्तिसादी तौसी को कामयाबी से मुतवाज़िन किया है। और सुप्रीम कोर्ट में वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के खिलाफ दायर दर्जनों दरख्वास्तों पर आज फिर समाअत होगी। इस मामले में आज दोपहर 2 बजे दोबारा समाअत शुरू होगी। एक्ट की दुरुस्तगी को चैलेंज करने वाली 72 से ज्यादा दरख्वास्तों की बेंच पर कल हुई समाअत पर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने तकरीबन 2 घंटे की समाअत के बाद कोई फैसला या हिदायत नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने एक अबूरी हुक्म के जरिए कुछ अहम दफात
पर रोक लगाने की तजवीज़ दी है। अदालत उज़्मा ने अदालतों की तरफ से वाकिफ करार दी गई जायदादों की डी नोटिफिकेशन, वक्फ में साबिक़ा मेंबरान के अलावा गैर मुस्लिम मेंबरान को शामिल करने और कलेक्टरों के मुआयने के दौरान जायदाद को गैर वक्फ करार देने की दफात पर रोक लगाने की तजवीज़ दी। एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से जवाब तलब किया है। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने वक्फ एक्ट के खिलाफ अपोजिशन के एहतजाज पर सख्त एतराज़ किया है। उन्होंने कहा कि वक्फ एक्ट क्या हर जगह खैर मकदम किया जा रहा है, लेकिन अपोजिशन पार्टियां वोट बैंक को खुश करने के लिए एहतजाज कर रही हैं। एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि अपोजिशन पार्टियां मुस्लिम कम्युनिटी में खौफ पैदा करती हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन नहीं चाहती कि मुस्लिम कम्युनिटी तरक्की करे। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने शुमाल मशरक़ की मुख्तलिफ रियासतों पर वक्फ एक्ट के असरात का भी जिक्र किया। Testing is only the opposition parties, those political parties which treat the Muslim community as vote banks. They create, fear mongering. They keep scaring the Muslim community. And from the long time I have been witnessing these people, they don't want Muslim community to develop. They want to keep them isolated. The other tribal states like Arunachal, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, and Sikkim, mainly the northeastern states, are insulated from this effect of the bill because we have put a provision. The creation of Waqf cannot be done on tribal land, which is any land falls in 6th and 5th schedule of the Constitution. So it will not have an impact on the tribal areas. And the 5th area is in other parts of the country. 6th schedule is northeast. मरकजी वजीर और मगरबी बंगाल बीजेपी सदर सुकंत मजूमदार मुर्शिदाबाद के तशद्दुद मुतासरीन और बीजेपी लीडरान के साथ कोलकाता में डीजी ऑफिस पहुंचे और एहतजाजी मुजाहरा किया। सुकंत मजूमदार ने कहा कि डीजीपी ने मुतासरा खानदानों की बातों को संजीदगी से नहीं लिया और उनसे बमुश्किल 10 मिनट तक बात की। मुर्शिदाबाद में 12 अप्रैल को हुए तशद्दुद में 3 अफराद की मौत हुई थी, जिसमें एक ही कुनबे के 3 अफराद को हुजूम ने मुबैना तौर पर मार डाला था। मुर्शिदाबाद में हालात को मामूल पर लाने के लिए बीएसएफ मरकजी फोर्सेस की मौजूदगी में रूट मार्च जारी है। अपोजिशन रहनुमा ने हाई कोर्ट से मुतासिर इलाके का दौरा करने का मुतालबा किया, साथ ही मामले की ANI से जांच कराने का मुतालबा किया है। इन परिवार के लोगों के साथ डीजीपी साहब ने अलग से बात किया। ज्यादा देर तक बात नहीं कर पाए, 10 मिनट तक बात नहीं कर पाए, छोड़ देना पड़ा उनको। हमने उनको मौका दिया था कि हम बाहर रहेंगे, आप बात करिए। उन्होंने बात किया, 10 मिनट भी बात नहीं कर पाए 8 लोगों से। क्या हालत है आप सोचिए। ममता बनर्जी आज अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए वहां पे जो बोलना था वही बोला। उनका तो ये पॉलिसी है, मुसलमानों को भी बेवकूफ़ बनाते हैं वो। अब मुसलमानों को समझ में नहीं आता, तो बेवकूफ़ बनना है तो बेवकूफ़ बने रहो। उनको समझाया जा रहा है कि आपका मस्जिद ले रहेगा, वो ले लेगा। कोई नहीं लेगा भाई, कौन लेगा? आपको तो 2 साल पहले बताया था कि आपको सब यहाँ से नागरिकता खत्म हो जाएगी, आप भाग जाए। कोई भागा? किसी मुसलमान का नागरिक को किसी का नागरिकता गई? वहीं बीजेपी लीडर लोकेश चटर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी के पास मुर्शिदाबाद तशद्दुद के मुतासरीन से मिलने का वक्त नहीं है। पूरा देश देख रहे हैं कि मुर्शिदाबाद में क्या सिचुएशन है। वहाँ से 10-12 लोग, पूरा परिवार यहाँ पे कोलकाता में आ गया है, लेकिन दीदी का अभी टाइम नहीं हुआ मुर्शिदाबाद जाने के लिए। उनके आने के बाद भी एक केंद्रीय मंत्री उनके साथ है, वो भी ये लोगों को 2 घंटा 2.5 घंटे से यहाँ पे बैठे हुए थे। क्या है यहाँ पे? क्या चाहते हैं ममता बनर्जी? ममता बनर्जी आज नेताजी इंडोर स्टेडियम में जो मौलाना है सब लोग को लेके इतना सारा बैठक कर रहे हैं, लेकिन एक बार भी उनको टाइम नहीं है कि मुर्शिदाबाद में जो घर से बाहर हो गया है महिला लोग, जो परिवार लोग, उनके साथ मिले। मुर्शिदाबाद तशद्दुद के मुतासरीन ने अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा कि डीजीपी मुतासरीन के अहल खाना को कैंप में रहने की यकीन दहानी कर रहे हैं, लेकिन हमारी महफूज घर वापसी की कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। डीजी सर बोल रहे हैं
जो तुम्हारा गांव में 3 कैंप है, हम बोल रहे हो देखिए सर, वो कोई भी परमानेंट नहीं है, उसका कोई पूर्वान नहीं है, वो 3 दिन है। हम लोग चला जाएंगे वो भी भाग जाएगा, इसका क्या कौन गारंटी लेगा? हम लोग घर चला जाएंगे वो भाग जाएगा, कौन गारंटी लेगा? आगे बढ़ते हैं। जस्टिस BR गवई मुल्क के अगले चीफ जस्टिस होंगे। मौजूदा CJI जस्टिस संजीव खन्ना ने जस्टिस गवई को अपनी जानशीन बनाने की सिफारिश की है। सदर जमहूरिया की जानिब से तकर्री को मंजूरी देने के बाद जस्टिस गवई 14 मई को 52वें चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ लेंगे। CJI संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस KG बालाकृष्णन के बाद जस्टिस BR गवई दर्ज फहरिस्त से दूसरे चीफ जस्टिस होंगे, जिन्हें 2007 में मुल्क के आला अदालती ओहदे पर तरक्की दी गई थी। जस्टिस गवई ने रियासत में हाई कोर्ट के साबिक एडवोकेट जनरल और जस्टिस बैरिस्टर राजा भोसले के साथ भी काम कर चुके हैं। भारतीय रेलवे ने मुसाफिरों की सहूलत के लिए एक नया और तारीखी कदम उठाया है। मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस मुल्क की पहली ट्रेन बन गई है, जिसमें ATM नस्ब किया गया है। नासिक और मुंबई के दरमियान चलने वाली पंचवटी एक्सप्रेस के AC डिब्बों में ये खुसूसी सहूलत शुरू की गई है। ATM को खास तौर पर डिज़ाइन किया गया है ताकि ट्रेन पूरी रफ्तार से चलने पर भी ये सही तरीके से काम कर सके। इसके अलावा इसे चोरों से बचाने के लिए CCTV के जरिए 24 घंटे इसकी निगरानी की जाएगी। रेलवे का कहना है कि अगर मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस में लगाए गए ATM का अच्छा रिस्पांस मिलता है तो दूसरी लंबी दूरी की ट्रेनों में भी ATM लगाए जाएंगे। और बिहार इंतखाबात के पेश नज़र आज पटना में अजीम इत्तेहाद की मीटिंग होगी। मुलाकात में इंतखाबी एजेंडा और वज़ीर आला के चेहरे पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मीटिंग से कबल RJD रहनुमा तेजस्वी यादव ने कहा है कि अजीम इत्तेहाद के लोग अपने ख्यालात पेश करेंगे और आगे बढ़ने के तरीक़े पर बातचीत होगी। इससे पहले 15 तारीख को तेजस्वी ने दिल्ली में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहाइशगाह पर राहुल गांधी के साथ बातचीत की थी। अब आज पटना में अगले दौर की मीटिंग में सूरत हाल मजीद वाज़ेह होगी। कहा जा रहा है कि अजीम इत्तेहाद ने इंतखाबात के लिए इज्तिमाई मसाइल और हिकमत अमली पर काम करने का फैसला किया है। तमाम जमातें मुश्तरका एजेंडे के तहत इंतखाबी मुहिम चलाएंगी और हर इंतखाबी प्लेटफॉर्म पर तमाम जमातों के कायदीन की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाएगा। नई दिल्ली में भारत वशरक वस्ती यूरोप इख्तिसादी राहदारी पर एक तकरीब से खिताब करते हुए मरकजी वजीर तजारत पीयूष गोयल ने कहा कि ये इख्तिसादी राहदारी बाहमी दोस्ती और ताउन की बुनियाद पर दुनिया की बेहतरीन सप्लाई चेन साबित होगी। उन्होंने कहा कि भारत मशरक़ी वस्ता यूरोप इख्तिसादी राहदारी से शराकत दार ममालिक में खुशहाली और इस्तेहकाम आएगा। Respecting each other's sovereignty, our territorial integrity, and also focusing largely on promoting inclusive growth, sustainable growth amongst all these things, fostering friendships. So financial viability will be an important element of IMF. We don't want to create a huge debt burden on all the countries along the route. But the larger objective is amongst friends, the larger objective is to promote amity amongst nations. और हरियाणा अराजी घपले से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछगछ के लिए आज दोबारा तलब किया गया है। वाड्रा से गुज़िश्ता 2 दिनों से ईडी के दफ्तर में पूछगछ की जा रही है। ये पूरा मामला साल 2018 का है। ये केस 1 सितंबर 2018 को गुरुग्राम के खिड़की दौला पुलिस स्टेशन में तुरु की रिहाइश सुरेंद्र शर्मा की शिकायत पर दर्ज किया गया था।
शिकायत कुनंदा ने इल्ज़ाम आयद किया कि वाड्रा की कंपनी ने फरवरी 2008 में शकूरपुर और गुड़गांव में 3.5 एकड़ ज़मीन ओमकारेश्वर प्रॉपर्टी से 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी थी। तिजारती लाइसेंस हासिल करने के बाद कंपनी ने इसी जायदाद को डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में फरोख्त किया। इस मामले में ईडी वाड्रा की कंपनी में माली बेज़ाब्तगियों की जाँच कर रही है। और वेव समिट के तहत क्रिएट इन इंडिया चैलेंजेस का मकसद मुल्क की बेहतरीन सलाहियतों को सामने लाना है। बच्चों को सीखने के तजुर्बे को तब्दील करने के मकसद के साथ इनोवेट टू एजुकेट हैंड हेल्ड डिवाइस डिज़ाइन चैलेंज का इनेकाद किया जा रहा है, जो मीडिया और तफरीही शोबे के 4 अहम सुतूनों पर तवज्जो मरकूज करेगा। इनोवेट टू एजुकेट हैंड हेल्ड डिवाइस डिज़ाइन चैलेंज 4 कलीदी शोबों पर तवज्जो मरकूज करता है, जिनमें ब्रॉडकास्टिंग और इंफोटेनमेंट, AVGC XR, डिजिटल मीडिया और इनोवेशन और फिल्में हैं। इस चैलेंज के टॉप 10 फाइनलिस्ट का हाल ही में ऐलान किया गया है। मुंतखब टीमें वेव्स 2025 के दौरान मुंबई में एक खुसूसी तकरीब में अपने ख्यालात पेश करेंगी। जीतने वालों को वजारत की तरफ से ग्रैंड फाइनल में नवाजा जाएगा। इनोवेट टू एजुकेट चैलेंज के नोडल ऑफिसर आशुतोष मोहिले ने कहा कि बच्चों और स्टार्टअप्स को भी फाइनल समिट में अपने डिवाइस की नुमाइश का मौका मिलेगा। इस चैलेंज का उद्देश्य मूल रूप से ये था कि इस टाइप की गेमिंग डिवाइस बनाना जो एडिक्टिव ना हो और जो दिव्यांग लोगों के लिए भी उपयोग में लाई जा सकती हो, क्योंकि मोबाइल स्क्रीन जो है वो एक एडिक्टिव स्क्रीन मानी जाती है। इसमें जो गेम्स बनाए जाएंगे वो बच्चों को लिए न केवल इंटरटेन करेंगे बल्कि उनको एक नए तरीके से मैथमेटिक्स और साइंस के बारे में सिखा भी सकेंगे। साथ ही इस चैलेंज के साथ साथ जो स्टार्टअप्स हैं, कुछ बच्चों के अलावा जो स्टार्टअप्स भी हैं या जो बच्चे स्टार्टअप्स की तरह आगे अपने इस डिवाइस को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए वेब समिट में अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने डिवाइस को वहां पे आके एग्जिबिट भी कर सकते हैं एज अ स्टार्टअप। तमाम शुरा ने इस चैलेंज में जोशो खरोश से हिस्सा लिया। फाइनलिस्ट टीम किटी मैत्री के एक रुकन का कहना है कि उनका डिवाइस आत्मनिर्भर भारत के वजीर आजम के विजन को पूरा करने के लिए काम करेगा और तलबा को सोशल मीडिया स्क्रीन टाइम की लत पर काबू पाने में मदद करेगा। इनोवेट टू एजुकेट चैलेंज ने हमें रचनात्मक सोच को साकार रूप देने का एक बेहतरीन मंच प्रदान किया है। हम विशेष रूप से इंडियन डिजिटल गेमिंग सोसाइटी और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने इस प्रतियोगिता का आयोजन करके देश भर के इनोवेटर्स को एक साथ जोड़ा है। हमने एक ऐसा एजुकेशनल कंसोल विकसित किया है जो बच्चों की फाउंडेशनल न्यूमरेसी को मजबूत करने में मदद करेगा। We are eagerly waiting to be a part of Waves because it's an amazing opportunity to connect with like-minded people. And when we heard about the Innovate to Educate Challenge, we thought this is the perfect platform to showcase our skills and projects to gain knowledge. This challenge has truly pushed us to think beyond the usual. It helps us to solve real-world problems through design thinking and innovation. Basically, we are building smart learning tablet for kids. It's an interactive and portable educational device designed to make learning and engaging through the touchscreen-based puzzles, games, and voice-assisted lessons. Our idea is a simple, low-cost, handheld learning device for kids aged 6 to 8. It helps them improve basic maths, memory, and problem solving through fun and various interactive games. इस चैलेंज ने साबित किया है कि भारत की तख्लीकी और तकनीकी सलाहियतें हकीकी तालीमी ज़रूरियात को पूरा करने वाले हल तैयार करने की अहलियत रखती हैं। श्यामा मिश्रा की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और नाज़रीन, आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायज़े में सबसे पहले बात उन खबरों की जिन्हें ज़्यादातर अखबारात ने अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है। अगर उर्दू ज़बान की बात की जाए तो उर्दू गंगा जमनी तहजीब का बेहतरीन नमूना है। अदालत उस्मा का ये बयान है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में म्यूनिसिपल साइन बोर्ड पर उर्दू के इस्तेमाल को बरकरार रखा और इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया, जिसमें मराठी और अंग्रेज़ी के साथ साथ इसकी शमूलियत पर एतराज़ किया गया था। और अब देख लेते हैं नाज़रीन अगली सुर्खी। चीन पर अमरीकी टैरिफ में 100% इजाफा और 245 अब हो चुका है। आपको बता दें कि चीन ने 11 अप्रैल को अमरीकी अशिया पर 125% टैरिफ आयद किया था, जिसके जवाब में ट्रंप ने नया टैरिफ लगाया है।
और अब देख लेते हैं नाजरीन अगली सुर्खी। शिवराज की बात है। आपको बता दें कि ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकज़ी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ब्राज़ील के अपने दौरे पर हैं और वहां उन्होंने किसानों को हिंदुस्तान आने की दावत दी है और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि किसान बिरादरी के 27 नुमाइंदों से बातचीत के बाद उन्होंने ये बात कही कि किसानों को हिंदुस्तान आए और वहाँ पर आकर उन्होंने ख़ास तवज्जो दिलाई कि किस तरह से काम हो सकता है कल्चर पर। और साथ ही अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। सुरुचि ने शूटिंग में हिंदुस्तान का झंडा लहराया है। ख़वातीन के 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में मनु भाकर को शिकस्त देकर तलाई तमगा हासिल किया। और चलते चलते एक और सुर्खी पर नज़र डाल लेते हैं। बैनुल-अक़वामी ये सुर्खी है, गज़ा में इसराइली फ़ौजियों के मज़ालिम रोके जाएं, जंग बंदी ही यरग़मालियों की रिहाई का वाहिद रास्ता। फ्रांसीसी सदर का ये बयान है। गज़ा की शहरी आबादी को दरपेश मुश्किलात का खात्मा अब होना चाहिए, फ्रांसीसी सदर ने ये कहा। और साथ ही आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि अक़वाम मुत्तहिदा ने मुतनब्बे किया है कि गज़ा का इंसानी बहरान काबू से बाहर होता जा रहा है और कई हफ्तों से कोई इमदाद इस इलाके में दाखिल नहीं हो पाई है। तो नाज़रीन ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब। कुछ और खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। अमेरिका के एक दिफाई जज ने कहा कि उन्हें ट्रंप इंतज़ामिया को मुजरिमाना तौहीन का मुर्तकब ठहराने के लिए काफ़ी बुनियादें मिल चुकी हैं। ये कार्रवाई उस हुक्म के खिलाफ वर्जी की वजह से की जा रही है जिसमें तारकीन वतन को ले जाने वाले तैयारों को वापस बुलाने की हिदायत दी गई थी जिन्हें मुल्क बदर किया जाना था। अमरीकी डिस्ट्रिक्ट जज जेम्स ई बॉसबर्ग ने ट्रंप इंतज़ामिया को मुतनब्बे किया अगर उसने खुद को तौहीन से पाक करने की कोशिश नहीं की तो समाअत शुरू हो जाएगी और मुकदमा फौजदारी इस्तग़ासा को भेजा जा सकता है। ये मामला उस वक्त शुरू हुआ जब ट्रंप इंतज़ामिया ने 1798 की जंग के वक्त के कानून एलियन एनिमीज़ एक्ट का हवाला देते हुए कुछ तारकीन वतन को मुल्क बदर करना शुरू किया। जज बॉसबर्ग ने गुज़िश्ता माह हुक्म दिया कि इन तारकीन वतन को फ़िलहाल मुल्क बदर न किया जाए। गजा पट्टी से एक बार फिर दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। बुध को इसराइल की तरफ से किए गए हवाई हमलों में जुनूबी गजा के खान यूनुस में वाक़े राहत कैंपों को निशाना बनाया गया जिसमें कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। ये कैंप बेघर लोगों के आर्जी ठिकाने थे। मुकामी डॉक्टरों के मुताबिक पूरे दिन में अलग अलग फौजी हमलों में कम से कम 35 फ़लस्तीनी मारे गए हैं। एक और हमले में मारूफ मुसन्निफ और फोटोग्राफर फातिमा हसूना की भी मौत हो गई। अमरीकी नायब सदर JD वैंस भारत के दौरे पर आने वाले हैं। अमरीकी नायब सदर अपने अहल खाना के साथ 21 से 24 अप्रैल तक भारत के सरकारी दौरे पर होंगे। डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद अमरीकी सदर का एशिया का ये पहला दौरा है। नायब सदर का ये भारत का पहला दौरा होगा। अपने दौरे के दौरान नायब सदर JD वैंस 21 अप्रैल को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वो दिल्ली में दीगर प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे और जयपुर और आगरा भी जाएंगे। ये दौरा भारत और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात का जायज़ा लेने और वज़ीर आज़म के 13 फरवरी को अमेरिका के दौरे के दौरान जारी करदा मुश्तरका बयान के निफाज में पेशरफ्त का जायज़ा लेने का एक मौका होगा। दोनों फ़रीक़ैन बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर भी बातचीत करेंगे। सर्बिया में हुकूमत के खिलाफ तलबा और आम लोगों का गुस्सा मुसलसल बढ़ता जा रहा है। बुध को करालजियोल शहर में हज़ारों तलबा और उनके हामियों ने मुजाहरा किया। रेलवे स्टेशन हादसे में 16 अफराद की हिलाकत के बाद बदउनवानी और लापरवाही के खिलाफ शुरू होने वाली तहरीक ने लापरवाही के खिलाफ एक बड़े एहतजाज की शक्ल में तब्दील हो गया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने बुध के रोज़ क्रेमलिन में गजा से रिहाई पाने वाले 3 मुक़वियों से मुलाकात की। ये तीनों अलेक्जेंडर त्रोफानोव, उनकी वालिदा एलिना और साथ में उनके मंगेतर सबीर कोहन को 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के दौरान अगवा कर लिया गया था। पुतिन ने इस इंसानी दोस्ताना इक़दाम के लिए हमास की सियासी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। आलमी इदारे सेहत यानी WHO के रुकन ममालिक ने 3 साल से ज़्यादा वक्त तक चलने वाली मुज़ाकरात के बाद मुस्तक़बिल की वबा से निमटने के लिए एक तारीख़ी मुफ़ाहिमतनामे को आखिरी शक्ल दी है। इस मुफ़ाहिमतनामे में वबा की रोकथाम के लिए वन हेल्थ
आलमी सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक नेटवर्क का क़याम शामिल है। मुसविदे में रेगुलेशन, लाइसेंसिंग के मुआहदे और आसान माली शराइत के ज़रिए से टेक्नोलॉजी की मुंतकली को हौसला अफजाई करने की अपील की गई है। तजावीज़ पर अगले महीने आलमी सेहत असम्बली के सामने गौर किया जाएगा। खेल की सुर्खियों में इंडियन प्रीमियर लीग का 33वां मैच आज मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के दरमियान खेला जाएगा। ये मैच मुंबई टीम के होम ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। टॉस शाम 7 बजे होगा। इस सीजन में मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के दरमियान खेला जाने वाला ये पहला मैच होगा। ओलंपिक गेम्स में 124 साल के बाद क्रिकेट की वापसी होने जा रही है और इसके लिए अमेरिका के जनूबी कैलिफोर्निया के शहर पोमोना में एक खुसूसी आरजी स्टेडियम बनाया जाएगा जो इस खेल का मुकाम होगा। इसका ऐलान लॉस एंजलिस 28 ओलंपिक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने किया। पोमोना लॉस एंजलिस से 50 किलोमीटर के फासले पर जनूबी कैलिफोर्निया में वाक़ है। ये टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा जिसमें मर्दों और ख़वातीन के मुकाबलों में 6 टीमें हिस्सा लेंगी। 1900 के बाद पहली बार क्रिकेट को ओलंपिक गेम्स में शामिल किया जाएगा। और अब मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त नहीं, आदाब।